कहते हैं लेखन एक कीड़ा है, लेखन एक बीमारी है। यात्रा वृत्तांत में क्या होता है कि जितना ज़्यादा मौलिक रहेंगे ना, उतना ज़्यादा वो अच्छा मतलब यात्रा वृत्तांत बनेगा। तो जिस तरह से आप एक मौसम में अडेप्ट करते हैं, जैसे मैं नॉर्वे में -25 डिग्री में अडेप्ट करता हूँ, उसी तरह से किताबों के अलग माध्यम को भी अडेप्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आपका 70% आरक्षण, इसका मतलब कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स तो वहाँ है ही। सिर्फ उपनाम हटा देने से जातिवाद नहीं खत्म होता है, वहाँ भी है। उसे जीतना सिखाएं, लेकिन खेल भावना से हारना भी सिखाएं। और वो इस तरह की छोटी बिकरिंग पे अगर बदल गई है कि लोग एक दूसरे पे निजी आक्षेप लगा रहे, उससे अच्छा अगर साहित्यिक आक्षेप लगाएं। मानव कौल का मैं आपको रूटीन बताता हूँ। वो नॉर्वे आए थे, उनको मैंने कई जगहों के बारे में बताया कि यहाँ यहाँ आप घूम लीजिए। उन्होंने कहा कहीं नहीं घूमना, मुझे लिखना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सेफर्ड। मैं एक लेखक हूं, एक ट्रैवलर हूं, देश दुनिया घूमता रहता हूं। और पिछले दिनों से एक सिलसिला शुरू हुआ है बातों का। बातचीत की उसी कड़ी में आज मेरे साथ हैं परवीन झा भाई, जो कि एक लेखक हैं, एक आयावर हैं। हालांकि ये कहते हैं मैं आयावर नहीं प्रवासी हूँ। क्यों कहते हैं ये हम बाद में बात करेंगे। इनका संबंध जो है दरभंगा घराने से भी है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। और खूब जम के लिखते हैं, खूब जम के पढ़ते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जितना पढ़ते हैं उतना ही लिखते हैं। और लेखन इनका बहुत ही सधा हुआ है, बहुत ही अच्छा है, जिसमें सीखने, समझने और बात करने के लिए काफ़ी कुछ है। बातों की इसी कड़ी में मैं आपका स्वागत करता हूं परवीन भाई। स्वागत है मुलाकात के एक सेशन में। और आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। बहुत दिनों से हम एक दूसरे को पढ़ते रहे थे, पर मिलना नहीं हो पाया था। अब हम मिल रहे हैं, तो बातों का सिलसिला आपकी किताबों के साथ ही शुरू करते हैं। आजकल आप क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, आजकल मेरी एक किताब भी हाल में आई है, रोम ईसाइयत से पूर्व। वो एक पतली सी किताब है। इसके अतिरिक्त एक किताब मेरी आ रही है, वो द्रविड़ यानी कि साउथ इंडियन लोगों पर जो आजकल हो रहा है, हिंदी और कन्नड़ के बीच में जो विवाद हो रहा है, हिंदी और तमिल, तो उसकी जड़ें क्या है, किस तरह से दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में भेद आया और क्या क्या चीज़ें हुई, कौन से आंदोलन हुए हिंदी के विरुद्ध और उसको कैसे पाटा जा सकता है, उस भेद को, उस विषय पर मेरी ये किताब आ रही। परवीन भाई, आप नॉन फिक्शन लिखते हैं और क्या खूब लिखते हैं। एक के बाद एक आपकी किताबें आती जाती हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि वह किताबें बहुत ही अलग होती हैं और बहुत ही जानकारीप्रद होती हैं। तो एक के बाद एक किताबें और इतना ज़्यादा लिखने के पीछे आप क्या सोचते हैं? ऐसा नहीं लगता कि आप ज़्यादा लिखते हैं या फिर और लोग कम लिख रहे हैं? जी, मेरे ख्याल से नॉन फिक्शन हिंदी में अभी लिखना शुरू ही हुआ है। कई मामलों में बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी गई है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है दुनिया में, ये इन्फॉर्मेशन एज है। तो इस समय हमारे पास कई सारे इन्फॉर्मेशन, मेरे पास भी, एक लेखक के पास भी, पहले से कहीं ज़्यादा, पहले से कहीं तेज़ उपलब्ध हो रही है, और उसको लिख पाना भी उसी गति से संभव हो पा रहा है, ज़्यादा तेज़ गति से संभव हो पा रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से जैसे मैं लिखने बैठता हूँ तो एक साथ कई चीज़ें चल रही होती है, कई चीज़ें लिख रहा होता हूँ, और वो जब छप कर आती है, जो प्रकाशन प्रक्रिया है उससे गुजर कर आती है, तो ऐसा लगता है कि सारे बैक टू बैक आ रही है। लेकिन नॉर्मली जैसे मेरी क्रिकेट की किताब आई तो वो 3 साल पहले प्रकाशन के पास गई, वो जब तक आई तब तक कोई दूसरी किताब जो पीछे से चल रही थी वो आ गई। तो ऐसा लगता है कि बैक टू बैक आ रही है, लेकिन समय जो है वो हर किताब का अलग अलग लग रहा होता है। हाँ, वो जो एक प्रोसेस में होती हैं तो एक के बाद एक आती रहती हैं, तो हमें लगता है कि इतनी ज़्यादा किताबें आ रही हैं, लेकिन फिर भी आपने बहुत ज़्यादा अभी तक लिख लिया और बहुत ज़्यादा आप पढ़ते भी हैं। तो अगर हम दोनों ही बातों को देखें, लेखन एक हो गया और एक हो गया पाठन, तो आप दोनों में सबसे करीब ज़्यादा किसके पाते हैं? जी, मैं पाठक के रूप में ही ज़्यादा हूँ। हाँ। और मैं, अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो करते हैं या वैसे भी देखेंगे, तो मैं नॉर्मली कई किताबों की चर्चा, कई किताबों की समीक्षा भी कर रहा होता हूँ। तो मैं मुख्यतः पाठक ही हूँ, और मेरा जो लेखन है
वो भी मेरे पाठक रूप से ही निकल कर आता है। मेरी किताबें जो है वो नॉन फिक्शन है, वो किसी दूसरे किताबों पर, दूसरे स्रोतों पर, दूसरे ऑब्जर्वेशन पर, बातचीत पर आधारित होती है। तो एक पाठक के बाद ही मैं लेखक हूँ। आप खूब सारा लिख रहे हैं, खूब सारा पढ़ रहे हैं और नॉर्वे में रहते हैं और दिन प्रतिदिन आपके लेखन से हम सब रूबरू होते रहते हैं। लेकिन यह जानना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई, लिखने की खासकर। जी, लिखने की शुरुआत तो एक तो साधारण लोग कहते हैं कि जब मैं स्कूल के दिनों में था तभी से मैं वाद विवाद लिखने ये सब शुरू हुआ, लेकिन ये कहने की बात है। मेरे लिखने की शुरुआत जो किताबी रूप में हुई है वो 2016 से हुई, जब मैं नॉर्वे यहाँ से शिफ्ट हुआ। और नॉर्वे पहुँचने के बाद मेरे पास एक तो वक्त था और दूसरा कुछ कह सकते हैं कि वहाँ का मौसम, वहाँ के लोग, वहाँ की शांति, इन सब चीज़ों से एक लेखक मेरे अंदर का जो छुपा हुआ था इतने सालों से वो जागृत हुआ। और 2016 के बाद ही आप जो कह रहे हैं बैक टू बैक किताबें, वो मेरी आनी शुरू हुई। 2016 के बाद मैंने जब लिखना शुरू किया वो अब तक चल रहा है और इस वजह से 9 सालों में मेरी जो भी किताबें आई हैं। तो ये जो लिखने की शुरुआत है 2016 से हुई, लेकिन उससे पहले काफ़ी कुछ आपने पढ़ा भी होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ इस पढ़ने की शुरुआत या फिर आपका बचपन कैसा रहा और किस माहौल में आप बड़े हुए और ये जो लेखन की दुनिया से आपका जुड़ाव संभव हो पाया। जी, कह सकते हैं कि बिहार में जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, मेरी पैदाइश दरभंगा की है बिहार में, और मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ। और वहाँ भी एक पुस्तकालय हुआ करता था जहाँ किताबें हुआ करती थी। हिंदी की कई किताबें उस ज़माने में पुस्तकालय में होती थी। प्रतिनिधि कहानियाँ सभी लेखकों की वहाँ मौजूद थी। और काफ़ी कह सकते हैं कि हिंदी पढ़ने का भी स्कूल के वातावरण में काफ़ी अच्छा माहौल था। और उस समय हम लोग काफ़ी पढ़ा करते थे। ये भी था कि उस समय इतने सोशल मीडिया या कुछ और माध्यम भी नहीं था, तो सिर्फ मैं ही नहीं, जो अन्य छात्र भी थे वो भी कहानियाँ पढ़ा करते थे और पत्रिकाएं काफ़ी पढ़ते थे। क्रिकेट सम्राट हम लोग खूब पढ़ते थे, फिल्मी कहानियाँ, मायापुरी वगैरह भी खूब पढ़ते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी में पढ़ना अलग अलग माध्यम से उस समय से चल रहा था, जिसमें साहित्य कह सकते हैं, गैर साहित्य कह सकते हैं, पॉपुलर कह सकते हैं, सुरेंद्र मोहन पाठक वगैरह की किताबें भी हम लोग पढ़ते थे। तो ये मेरे ख्याल से स्कूल के दिनों से ही शुरू हो जाता था उस समय हिंदी की। हाँ, वो मेरे ख्याल से पत्रिकाओं का दौर था और खूब सारी पत्रिकाएं निकलती थी। और सबसे अच्छी बात ये कि वो पत्रिकाएं हमारे घर तक, चाहे पास की जो दुकान है वहाँ तक आती थी। अगर वहाँ नहीं मिलती तो रेलवे स्टेशन पर मिल जाया करती थी। और मुझे लगता है हम सबके, चाहे आपके टाइम में भी, लेखन में जो सबसे बड़ा रोल पत्रिकाओं का रहा है। और लाइब्रेरियाँ तो कम होती थी, लेकिन एक दो लाइब्रेरी होती थी जहाँ पर बड़े साहित्यकारों की किताबें हुआ करती थी। तो वो सच में एक अलग तरह का माहौल था। लेकिन अब माहौल अलग है। अब लोग लाइब्रेरी में जाने की बजाय ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। आप तब में और अब में क्या अंतर पाते हैं? जी, तब और अब में एक अच्छी बात यह है कि अब बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं। पहले जो किताबें हमारे पुस्तकालय में होती थी या कहीं से भाड़े पे हम लोग लाते थे, भाड़े पे किताबें मिलती थी, वो सब चीज़ें उससे कहीं आसान है। अब डिजिटल दुनिया में अब कोई भी किताब, मैं नॉर्वे में रहता हूँ और मैं सारी किताबें, चूँकि हमारे पास हिंदी किताबें तो वहाँ मिलती नहीं है, तो सारी किताबें मैं किंडल पे पढ़ता हूँ या स्टोरी टेल पे ऑडियो रूप पे सुनता हूँ या फिर किसी और माध्यम पे, डिजिटल माध्यम पे उसको पढ़ता हूँ। ये सब चीज़ें पहले नहीं थी। अब सच में अब हमारे पास खान है किताबों की या इन्फॉर्मेशन की। अगर कोई नहीं अभी भी पढ़ पा रहा है तो ये मेरे ख्याल से वो समंदर होते हुए भी मरुस्थल में जी रहा है, इस तरह की बात। तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी हमारी चीज़ों को आसान बनाया है और लेखन पाठन भी उसी में से है। जैसा कि आपने बताया, किताबों के अलावा हमारे पास किंडल है,
ई बुक्स हैं, ऑडियो बुक्स हैं, बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जहाँ पर किताबें पढ़ी जा सकती हैं। लेकिन फिर भी जो लिखने का सिलसिला है, जब भी हम देखते हैं कि एक लेखक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की बजाय, चाहे ऑडियो बुक्स की बजाय, ई बुक्स की बजाय, जो ट्रेडिशनल माध्यम है प्रकाशन का, किताबें पढ़ना पसंद करता है, चाहे किताबें लिखना पसंद करता है। किताबों के फॉर्म में पहले आता है, बाद में भले वो किंडल पे चला जाए, ई बुक्स पे चले जाए। तो इसके पीछे क्या अवधारणा है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जब हमें किंडल पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है, चाहे ई बुक्स पे ज़्यादा मिल रही है, ऑडियो बुक्स में ज़्यादा मिल रही है, तो ऐसे में भी हम क्यों, मतलब जो ट्रेडिशनल माध्यम है, जो किताबें हैं, उन्हीं के पीछे हम रहते हैं? जी, कागज़ का तो मेरे ख्याल से इतने डिजिटल आने के बाद भी कागज़ की किताबों की बिक्री में इजाफा ही हुआ है, घटा नहीं। ये सारे प्रकाशकों का डेटा है कि अभी भी जो डिजिटल माध्यम है उससे उनका बहुत छोटा प्रतिशत ही उनकी सेल्स है। तो वो अलग चीज़ है। मेरे पास भी कई सारी पेपर बुक्स हैं और कई सारी पढ़ता हूँ मैं। लेकिन जहाँ तक आप बात कह रहे हैं कि एक पाठक कितना कंफर्टेबल है डिजिटल में या ऑडियो में, मेरे ख्याल से अब पाठक काफ़ी ज़्यादा ओपन हो गया है। वो कभी पेपर किताबें पढ़ता है जहाँ सुविधा होती है, जब एयरपोर्ट पे बैठा है या कहीं पार्किंग में बैठा है या कहीं मॉल में बैठा है जहाँ पर उसके पास कोई किताब नहीं है, वहाँ पे वो किंडल पढ़ने लग जाता है, जो कि मोबाइल पे भी है। जब वो ड्राइव कर रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं टहल रहा है, कहीं वॉक कर रहा है, तब वो कान में ऑडियो बुक सुन रहा होता है। तो अब मेरे ख्याल से अगर आप एक फ्लेक्सिबल पाठक है, मैं अपनी ही बात, जितने मैं उदाहरण दे रहा था, ये मेरा ही उदाहरण है कि मैं इस तरह से सुनता हूँ और पढ़ता हूँ, तो जो लोग कहते हैं कि नहीं ऑडियो से कंसंट्रेशन नहीं होता है या किंडल से आँख खराब हो जाती है, वो धीरे धीरे करके मेरे केस में मैंने अडेप्ट कर लिया है सारी चीज़ों को। तो जिस तरह से आप एक मौसम में अडेप्ट करते हैं, जैसे मैं नॉर्वे में -25 डिग्री में अडेप्ट करता हूँ, उसी तरह से किताबों के अलग माध्यम को भी अडेप्ट कर लेता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो पारंपरिक किताबें तो थी ही, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जुड़े, ई बुक्स चाहे ऑडियो बुक्स, उन सब ने मतलब हमारे जो पाठन को विविधतापूर्ण बनाया, एक तरह से हमें एक बड़ा विस्तार दिया कि हमारे पास अब सिर्फ किताबें नहीं, ई बुक्स भी है, ऑडियो बुक्स भी है, और अलग अलग काम करते हुए भी हम अपना जो पढ़ने का जो अपना शौक़ है, चाहे दिलचस्पी है, उसको बरकरार रख सकते हैं। तो ये इसका निचोड़ था। और परवीन भाई खूब लिखते हैं और अलग अलग, जैसे माध्यमों की बात किया इन्होंने, अलग अलग विषयों पर भी लिखते हैं। और मैं एक जगह पढ़ रहा था तो इन्होंने उसमें कहा है कि जो संगीत और जो खेल है, वो दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी में होता है, चाहे होना चाहिए। तो सच में ये एक ज़रूरी सब्जेक्ट है जो हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं से जुड़ा रहता ही रहता है। हम परवीन भाई से समझना चाहते हैं कि वो ऐसा क्यों कहते हैं, और खेल और जो है संगीत को ये किस रूप में देखते हैं। सच में मैंने देखा है कि भारत में संगीत और खेल के विषय में होता है कि किसी की रुचि होती है तो वो खेलते हैं, किसी की रुचि होती है तो वो संगीत में सुनते हैं या कहीं अटेंड करते हैं। लेकिन मैं जैसे नॉर्वे में रहता हूँ या यूरोप में, वहाँ हर कोई खेलता है। ऐसा नहीं कि किसी की रुचि है तो खेलता है, हर कोई, बूढ़ा भी जो है वो भी स्कीइंग करता दिख जाएगा या कुछ खेलता दिख जाएगा या दौड़ता दिख जाएगा। तो मेरे ख्याल से, और मैं डॉक्टर भी हूँ, तो मैं ये कहूँगा, भले ही मैं खुद उतना फिट नहीं हूँ, लेकिन ज़रूरी है कि हम खुद को फिज़िकली एक्टिव रखें, खेल में रुचि दिखाएं। और खेल एक ऐसी चीज़ है कि सचिन तेंदुलकर भी अगर 0 पर आउट होता है तो वो उसको भी एक तरह से हम्बल बना देता है, उसको भी लगता है कि मैं भी 0 पे आउट हो सकता हूँ। तो किसी को जो बहुत घमंड है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, वो भी 0 पर आउट होता है खेल में। ये तो एक चीज़ हुई। और संगीत भी एक अनुशासन लाता है। मैं संगीत सीखता हूँ और पिछले 7 साल से मैं संगीत सीख रहा हूँ। उससे पहले मैं सुनता था। उसमें संगीत सीखने में ये है कि आप रोज़ रियाज़ करते हैं, आपका एक टाइमिंग होता है, और ख़ास करके जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है उसमें काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। वो भी एक तरह से खेल जैसा ही अनुशासन संगीत में आता है। तो ये दोनों चीज़ें आपके जीवन शैली को प्रभावित करती हैं और बेहतर बनाती है। और मैंने देखा है कि इस तरह से ही जो लॉन्गेविटी की बात होती है, चाहे जापान की हो
चाहे यूरोपियन कंट्री, उसमें बहुत बड़ा रोल है कि वो लोग अपने रिक्रिएशन या अपने स्पोर्ट्स को लिए समय बचा कर रखते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने कहा खेल हमें हम्बल बनाता है। जब हम लोग नवोदय में होते थे तो शुरू में हमें एक डायरी मिलती थी, नवोदय की वो डायरी होती थी, और उसमें पीछे लिखा होता था, एक लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा था कि कोई राष्ट्रपति थे, उनका बेटा भी नवोदय से ही पढ़ के निकला था। तो उन्होंने ये कहा था कि उसे जीतना सिखाएं लेकिन खेल भावना से हारना भी सिखाएं। तो सच में जो खेल है वो एक हम्बलनेस लाती है और संगीत भी लाती है। और मैंने कहीं यह भी पढ़ा है कि जो परवीन भाई का जो संगीत में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, बहुत ज़्यादा रुचि है, एक दो प्रोग्राम में भी दिल्ली में भी हुए थे, मैं नहीं जा पाया था लेकिन काफ़ी दोस्तों ने बताया बहुत अच्छा। और ये भी मेरे सुनने में आया कि कहीं ना कहीं परवीन भाई का जो संबंध है वो दरभंगा संगीत घराने से है। तो इसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं ताकि संगीत को और भी हम बेहतर तरीके से समझ पाएँ। संगीत में जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसके दो शाखाएं कह सकते हैं। एक है ख्याल गायकी और एक है ध्रुपद गायकी। जितने भी आपने भीमसेन जोशी, किशोर कमोनकर या जाट पंडित, जितने भी आपने सुने होंगे, ज़्यादातर ख्याल गायकों का सुना होगा। और एक दूसरा और कह सकते हैं ख्याल गायकी से भी पुराना या भारत का सबसे पुराना जो संगीत है वो ध्रुपद गायकी है। उसमें जो प्रमुख घराना अभी फ़िलहाल हैं भारत में, उसमें एक है डागुर घराना, एक है दरभंगा घराना, एक है बेतिया घराना। ये सब अभी फ़िलहाल हैं, बाकी सब कह सकते हैं। एक पाकिस्तान चला गया तलवंडी घराना, तो यही बचे। उसमें से दरभंगा घराने में मैं अपने गुरु पंडित प्रशांत मलिक जी से सीख रहा हूँ। मलिक ब्रदर्स दरभंगा घराने के अभी सबसे सक्रिय लोगों में हैं। उनके कई सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, हर जगह बुलाए जाते हैं। तो प्रशांत मलिक और निशांत मलिक पंडित जी, उनसे मैं सीख रहा हूँ। और ये मैं 6-7 साल से सीख रहा हूँ। और इसकी वजह थी कि मैं पहले जब मैं अपनी किताब लिख रहा था वाह उस्ताद, तो मैं उनका एक साक्षात्कार लेने गया था दरभंगा घराने के संबंध में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप संगीत पर किताब लिख रहे हैं, आपने संगीत सीखा भी है? तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मेरी तो सिर्फ रुचि है। और तो उन्होंने कहा कि ठीक है, रुचि है, आप इतिहास पर लिख सकते हैं, लेकिन अगर संगीत पर आप लिखना चाहते हैं तो आपको तो संगीत सीखनी पड़ेगी, और वो आप चाहे किससे भी सीखें। फिर मैंने उनसे कहा कि क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? फिर उन्होंने कहा कि ये तो मुझे इसकी परीक्षा लेनी होगी कि आपको सिखा सकता हूँ कि नहीं, एक गुरु को भी। तो धीरे धीरे करके उनके साथ, उनकी संगत में और उनके आशीर्वाद से मैंने सीखना शुरू किया। और अब उसके बाद से पहले मैं जितना कैजुअल था संगीत को सुनने या लिखने में भी, अब मैं थोड़ा अटेंटिव हो गया हूँ। ये कह सकते हैं कि पहले मैं क्वैक था, अब मैं डॉक्टरी करने लग गया हूँ। जी, तो मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि आप लेखन में भी हैं, खेल में भी हैं, संगीत में हैं, और सबसे अच्छी और बेहतर बात मुझे ये लगती है कि ये सारी चीज़ें एक जगह पे जाके मर्ज होती हैं। वो है लेखन, वो है किताबें। आपकी अलग अलग तरह की, खेल पर भी किताबें हैं, संगीत पर भी किताबें हैं, और अलग अलग, जैसे अभी गिरमिटिया मजदूरों पर आपको समझ में आया, उस पर भी लिखा। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो परवीन झा हैं उनके लिए लेखन क्या है और वो लेखन से क्या समझते हैं? जी, शुरुआत तो इस तरह से हुई थी कि मैं चूँकि चिकित्सक हूँ, तो मेरा एक लोगों को लगता है कि मैं खाली बैठा रहता हूँ, लेकिन मेरा काफ़ी व्यस्त जीवन है, जैसे चिकित्सकों का होता है, वो तो है ही। तो शुरुआत इस तरह से हुई थी कि एक तरह से स्ट्रेस बस्टर, कि जब घर आऊँ, थोड़ी देर आराम करूँ, तो जैसे मैं संगीत सुनता हूँ, जैसे मैं खेलता हूँ, उसी तरह से लिखूँगा भी, तो वो एक स्ट्रेस बस्टर होगा। लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा होने लग गया कि चूँकि ये मेरे पढ़ने से भी जुड़ा था, तो फिर मैं उस पर रिसर्च, उस पर शोध करने लग गया, किसी खास चीज़ पे प्रोजेक्ट बेस्ड लिखने लग गया। तो अब धीरे धीरे एक वे ऑफ लाइफ बनता जा रहा है। और ये बड़ी ख़राब, कहते हैं लेखन एक कीड़ा है, लेखन एक बीमारी है, वो लग जाए तो फिर उसके बाद आदमी धीरे धीरे करके, कई बार मेरे परिवार वाले भी, मेरी पत्नी भी कहती है कि तुम डॉक्टरी छोड़ तो नहीं दोगे ना, क्योंकि घर तो उसी से चल रहा है। तो ये शायद नहीं होगा,
लेकिन फिर भी लेखन एक वे ऑफ लाइफ बनता तो जा रहा है जी। तो अभी आप किस तरह से, मतलब जैसे आप एक तो नॉर्वे में रहते हैं, आप जैसा आपने बताया वहाँ पर आप डॉक्टर हैं और बिजी शेड्यूल होता है, ऐसे में लेखन के लिए किस तरह से समय निकालते हैं और ख़ासकर लेखन के लिए आपका क्या शेड्यूल रहता है और किस तरह से आप किताबें चाहे पिकअप करते हैं, किस तरह से मतलब एक थॉट बनता है कि मुझे इन विषयों पर लिखना चाहिए या फिर उसके पीछे की अवधारणा क्या होती है? बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, तो बस मैं ये समझना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा मुझे भी लगता था कि लेखक लोग एक माहौल बनाते होंगे, एक तरह से पहले कॉफ़ी गर्म करते होंगे, फिर पूरी शांत वातावरण लाते होंगे, फिर टेबल पर बैठते होंगे, फिर लिखने में लागते होंगे। लेकिन मैंने जितने लेखकों से बात किया और मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, बहुत ही मैंने अपनी सारी किताबें, इतनी सारी किताबें लिखी है, मैंने सारी किताबें मोबाइल पे लिखी है, मोबाइल पे टाइप की है। मुझे कंप्यूटर पे देवनागरी टाइप करने में दिक्कत आती है, आज भी कर लेता हूँ लेकिन दिक्कत आती है। और दूसरी बात कि मेरा जो लिखना है, मैं जैसे अभी नेपाल गया था, काठमांडू घूम रहा था, तो वहाँ भी बीच बीच में मैं लिख रहा था। तो ये तभी संभव है जब आप कोई चीज़ कैरी नहीं कर रहे हो, आप मोबाइल पे ही लिख लेते हो। तो मैं मोबाइल पे ही, मेरा चाहे सोशल मीडिया में लेखन हो या किताब का लेखन हो, वो चल रहा होता है जहाँ भी जब भी समय मिलता है। और ये मैं ही नहीं, मैं अच्छे अच्छे अंग्रेज़ी के लेखकों से भी मैंने सुना है, और इनफैक्ट नोबेल पुरस्कृत लेखक है ओल्गा टोकार्चुक, मेरी फेवरेट भी है। उन्होंने कहा मैं कहीं भी लिखती हूँ, मैंने टिश्यू पेपर पे लिखा है, मैं फ़्लाइट के लिए वेट कर रही हूँ तो टिश्यू पेपर पे लिखी। उनकी किताब भी है फ्लाइट्स, जो उन्होंने कहा है कि मैंने टिश्यू पेपर पे लिखा है। और मैं हमेशा कोट करता हूँ उम्बर्तो एको का, जो कहते थे कि मैं बाथरूम में नहाते हुए लिख सकता हूँ अगर मुझे वाटरप्रूफ पेपर दे दिया जाए। तो मेरे ख्याल से लिखने का इतना हौवा नहीं बनाना चाहिए, कैसे लिखते हो, कब लिखते हो, कहाँ से समय निकालते हो, लिखिए, बस लिखिए, जहाँ भी जब भी समय मिले आपके दिमाग में कुछ आए लिख डालिए, उसको बहुत ज़्यादा हौवा नहीं बनाना चाहिए जी। तो जैसे लिखना, तो लिखने का अर्थ क्या है? जैसे लिखना सिर्फ लिख देना भर तो नहीं है, लिखना लिख देने से आगे की चीज़ है, वो चाहे सोसाइटी के लिए हो, चाहे अपने रीडर्स के लिए हो, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो आपके लिए लिखने का अर्थार्थ क्या है? मतलब वो एक होता है कि जैसे मैं लिखता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, लिखता हूँ, तो मेरा एक वो होता है कि मैं अपने जो भी मुझे ट्रैवलिंग जो मेरा देखते हैं, चाहे जो मुझे मेरे ट्रैवलिंग से जुड़े हुए हैं, उनको उस जगह की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आपके इस लिखे का क्या मतलब ऑब्जेक्टिव होता है? जी, कई बार तो जैसा आप कह रहे हैं कि एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे को देना, जो लिखना हमारी एक अभिव्यक्ति है, हमारा एक तरह का कम्युनिकेशन है, एक्सप्रेशन है, वो तो है ही कि मैं नेपाल गया हूँ, मैं नेपाल के बारे में अगर लिख रहा हूँ तो मैंने जो नेपाल में महसूस किया उसको एक तरह से दृष्टि चित्रण या दृश्य चित्रण आप शब्दों में करते हैं। और मैं रेडियोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मेरा काम ही यही है कि मैं एक MRI इमेज को देखता हूँ और उसका चित्रण करके मैं ऐसा देता हूँ कि सर्जन समझ जाएं कि मरीज़ को बीमारी क्या है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ मैं लिखने में भी, कई लोग कहते हैं कि मेरा ऑब्जर्वेशन या उसको डिस्क्राइब करने की जो क्षमता है वो शायद बेहतर है, इस वजह से ही शायद मेरी डॉक्टरी में भी मैं यही काम करता हूँ, तो वो लेखन में भी आ जाता है। लेकिन दूसरी चीज़ एक और है, जो साहित्यिक लेखन होता है, जो किसी सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ होता है। और जैसे आपने कहा कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे एक साहित्यकार को कुछ कहना चाहिए, कुछ उस पर अपने विचार रखने चाहिए, तो उस तरह का लेखन भी ज़रूरी है। और ख़ास करके आज की दुनिया में जब अलग अलग विचार आ रहे हैं, पोलराइजेशन हो रहा है, उसमें लेखक बीच बीच में एक सही बात कहता रहे कि हाँ ये चीज़ है, बचने की कोशिश करे तो भी वो कम से कम सही बात अपने लेखन में लाए। और तीसरी चीज़ होती है आर्टिस्टिक, यानी एक तो हुआ जो सोशल एंगल आपने लिया, एक आपने कम्युनिकेट कर दिया, और तीसरा है राइटिंग एज एन आर्ट, लेखन एक कला भी है। तो मैं आज अनिल यादव की एक किताब पढ़ रहा था, अभी आई है पेंगुइन से, अब प्रेम और अन्य कहानियाँ। उनका एक आर्ट है, उनके लेखन को मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि वो जो वाक्य रचते हैं उसको लगता है, जैसे मुझे संगीत में रुचि है तो लगता है जैसे संगीत ही बज रहा है उनके वाक्यों को पढ़ते हुए। ऐसे मैंने अभी फ़िलहाल उदाहरण दिया है, ऐसे और भी कई लेखक हैं जिनमें
आप कह सकते हैं कि ठीक है, वो सोशल मैसेज देते हैं, वो कम चीज़ जो कहना चाहते हो, लेकिन उसके साथ साथ उनके वाक्य का एक शिल्प भी है जिसमें मज़ा आता है। एक तरह से जो भी हम लिखते हैं, मतलब वो सिर्फ लिखना नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा सामाजिक दायित्व भी होता है, कहीं ना कहीं हमारी जो कलात्मक अभिरुचि भी होती है, उसके हिसाब से हम लिखते हैं। बात हो रही थी साहित्यिक लेखन से, तो परवीन भाई मैं जानना चाहता हूँ कि साहित्यिक लेखन, चाहे ये जो साहित्यिक समाज है जिसको हम कहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ उथल पुथल लगी रहती है उसमें, आप उससे कितना जुड़ाव रखते हैं और आप उसका हिस्सा हैं भी कि नहीं, यह भी मैं समझना चाहता हूँ। जी जी जी। नहीं, मैं तो काफ़ी हद तक आउटसाइडर हूँ। मैं अपने प्रकाशकों जो मेरे दरियागंज में वाणी प्रकाशन हैं या फिर राजपाल प्रकाशन, इनके पास भी मैं बहुत कम गया हूँ। वाणी प्रकाशन के ऑफिस गया हूँ, राजपाल प्रकाशन आज तक गया नहीं हूँ। और जहाँ तक लेखकों की बात है, आपसे आज मुलाकात हो गई। इससे पहले मैं जिन लेखकों से मिला हूँ वो गिने चुने नाम हैं। नवीन चौधरी से मिला हूँ, अशोक कुमार पांडे से मिला हूँ, प्रभात रंजन से मिला हूँ, यतीन्द्र मिश्र से मिला हूँ और गीता श्री जी से मिला हूँ। कुछ लोगों से मैं किसी कार्यक्रम में जब मैं आया था तो ज़रूर मिला हूँ। लेकिन मुझे साहित्यकारों की जो आपस में जो भी उसको हम साहित्यिक हलचल कह सकते हैं, साहित्यिक हलचल कहते हैं या सोशल मीडिया पे चलता है, उस पे मेरा कई बार मुझे साहित्यकारों के मैसेज करते आते हैं कि आपने इस पर ये क्या टिप्पणी कर दी, ऐसी नहीं करनी चाहिए। तो मुझे पता नहीं होता, मैंने अनजाने में कर दी होगी इस तरह से। तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ टाइम गैप भी है और कुछ चीज़ें, कुछ लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ, तो इससे मैं अभी तक तो दूर ही रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लिटरेरी पॉलिटिक्स अगर मैं यहाँ पे होता तो नहीं करता, मैं शायद ज़रूर उसका हिस्सा होता, लेकिन चूंकि मैं दूर हूँ तो नहीं हूँ। हाँ, सेम, मतलब मेरे साथ ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं। मैं मतलब घूमता हूँ, लिखता हूँ और साहित्य, मतलब जो साहित्यिक माहौल है उससे मेरा बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं होता है। लेकिन अब दिल्ली में रहता हूँ तो हर बार मिलना होता है, बातें करनी होती है, तो कहीं ना कहीं मतलब उस हलचल में ना होते हुए भी शामिल हो जाता हूँ मैं, और कहीं ना कहीं नाम भी आ जाता है। तो मैं वही समझना चाहता था कि हम लोग इस चीज़ को एक अलग तरह से देखते हैं कि ठीक है, जो भी साहित्यिक उथल पुथल हो रही है, कभी किसी पे आरोप लगते हैं, कभी किसी पे प्रत्यारोप लगते हैं, तो जब हम लोग देखते हैं हमें लगता है कि ठीक है, सबके अपने अपने स्टैंड है। लेकिन जब आप इतनी दूर से देखते हैं, जैसे एक प्रवासी साहित्य भी है, उसमें भी मैंने आपको कभी आपका नाम नहीं देखा, तो ये सवाल और भी ज़्यादा लाजमी हो जाता है कि जब प्रवासी साहित्य के नाम पर इतने बड़े बड़े ग्रुप बने हैं, इतने बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं, लोग एक दूसरे, आप उससे भी अलग थलग हैं। तो इस मायने में और भी आपकी राय ज़रूरी हो जाती है कि जो साहित्यिक हलचल है, खासकर दिल्ली वाली जो साहित्यिक हलचल है, उसको आप वहाँ से देखते हैं तो किस तरह से दिखाई देता है और क्या सिनेरियो समझ में आता है? जी, मेरे ख्याल से हम लोग, मतलब मैं निष्पक्ष हूँ या फिर मैं न्यूट्रल हूँ, ये बात नहीं है, मुझे पता नहीं है इसलिए। नहीं तो मेरे ख्याल से जो लोग भी सक्रिय हैं, सक्रिय लाइफ में हैं, क्योंकि मैं नॉर्वे में, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं बाकायदा लेबर पार्टी से चुना गया मैं 2023 के चुनाव में, तो मैं पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं हूँ, मैं लेबर पार्टी का राजनीतिज्ञ हूँ। तो उस हिसाब से आप देखें तो मैं शायद यहाँ भी साहित्य में होता तो करता। तो जो लोग साहित्यिक हलचल में सक्रिय हैं या कुछ एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने कोई साहित्य रचा जो कि शायद सामाजिक सरोकार में कुछ और दिखा गया है, किसी और की तरफ झुक गया, या तो ये कहना, ये मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा वेस्टर्न सोसाइटी में, ख़ास करके जब लिखी जाती है। मैं 2 अखबार मंगाता हूँ, एक राइट विंग की और एक कम्युनिस्ट पार्टी की मेरे पास आती है। और क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार में लिटरेचर और म्यूज़िक पे बहुत ज़्यादा कवरेज होता है, उसका जो लिटरेचर सेगमेंट है उसमें किसी न किसी लेखक की आलोचना चल रही होती है कि उन्होंने अमुक किताब में ये इस तरह का कोण दिया जो कि नहीं करना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से इस तरह के सवाल तो लिटरेचर में उठते हैं, बल्कि हिंदी में आलोचना पता नहीं क्यों बंद हो गई, और वो इस तरह की छोटी बिकरिंग पे अगर बदल गई है कि लोग एक दूसरे पे निजी आक्षेप लगा रहे। उससे अच्छा अगर साहित्यिक आक्षेप लगाएं कि आपने
जो ये कहानी लिखी उसमें ये कमी रह गई, आपने ये बात जो है वो प्रगतिशीलता यहाँ पे आपकी कम हो गई, वो चीज़ वहाँ पे लिखा जाता है और वो मेरे ख्याल से वो ज़रूरी है। ये बात शायद हम लोगों को भी खलती है कि जो एक विधा थी आलोचना की, वो धीरे धीरे करके कम हो गई, चाहे वो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अभी ना तो आलोचना कोई करता है, ना ही कोई अपनी किताब पर आलोचनात्मक टिप्पणी को बर्दाश्त कर पाता है। तो ये तो एक मतलब है, एक विषय है जिस पर बात मैं होनी यहाँ चाहिए। एक रोकूंगा आपको। जी मैंने अनिल यादव जी की बात की, हाँ उनकी पिछली किताब जो थी कीड़ा जड़ी, उस पे मैंने आलोचनात्मक टिप्पणी लिख के समालोचना पत्रिका में भेजी थी कि अनिल यादव जी की जो पहली किताब थी वह भी कोई देश है महाराज के सामने, जो दूसरी किताब है वो कमज़ोर दिख रही है, दूसरी किताब है उसमें जो संस्मरण है वो कहीं ना कहीं भटक गया है, यात्रा संस्मरण नहीं रह गया है, वो एक तरह का दृश्य चित्रण रह गया है। ये मैंने लिखा और ये मैंने समालोचना में उसको प्रकाशित किया और मुझे अनिल यादव जी ने धन्यवाद दिया कि ये बातें कोई कहता नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो लेखक, और उनकी मैं हर एक किताब पढ़ता हूँ, मैंने फिर से अभी दिल्ली आया हूँ, उनकी जो नई किताब आई है वो मंगाई, तो जो अच्छे लेखक हैं, जो सरोकारी लेखक, वो कहते हैं कि ये चीज़ें लिखी है तो मुझे भी पता लगे कि हाँ यहाँ कहाँ छूट रह गई। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बातें तो समझ में आई, लेकिन आपका जो एकदम से कटाव है, चाहे प्रवासी साहित्य से क्यों है? नहीं, प्रवासी साहित्य में कोरोना काल में उन्होंने एक मीटिंग रखी थी जिसमें डिजिटली, एक तो नॉर्वे शायद अलग भी हो जाता है, लंदन में ज़्यादा लोग हैं या अमेरिका में ज़्यादा लोग हैं, कनाडा में ज़्यादा लोग हैं, नॉर्वे में उतने लोग हैं नहीं, फिर भी नॉर्वे में हैं कुछ लोग। मुझे मालूम पड़ा एक पत्रिका भी आती है स्पाइल नाम से, हिंदी और नॉर्वेजियन में। लेकिन हाँ, मैं शायद ये भी वजह होगी कि मुझे लोग जानते नहीं हैं, जैसे मैं पिछले 7-8 साल से ही सक्रिय हूँ, हो सकता है उसमें पुराने लोग हैं। और उन्होंने एक किया था कोरोना काल में जिसमें मैं गया था, और सारे लोग कविता पाठ कर रहे थे, मैंने भी एक कविता पाठ या कुछ अंश पढ़ा था। लेकिन मेरे ख्याल से संजय जी जैसे आप और हम बैठ के अभी यूट्यूब के लिए बात कर रहे हैं, तो अब वो ढर्रा हो गया है, वो इस तरह से मंचों का ज़्यादा महत्व नहीं रह गया मेरे ख्याल से। तो जी। और एक जगह आपने कहा था कि इंट्रो में भी मैंने देखा, कहीं आपने लिखा था और मैंने पढ़ा कि मैं एक मतलब आयवर, चाहे लेखक तो हूँ, लेकिन एक आयवर से ज़्यादा प्रवासी हूँ। इसके पीछे क्या मतलब आपकी मंशा थी कहने की, या चाहे इसे आप किस तरह से देखते हैं? जी, मैं घूमता रहता हूँ, लेकिन मेरी कुछ किताबें भी हैं जो यात्रा से संबंधित है। आप तो जाने माने यात्री हैं, मैं उतना नहीं, लेकिन जब भी मुझे छुट्टियाँ मिलती है तो जाता हूँ। और मैं तो मेरी नीदरलैंड पे किताब है, आइसलैंड पे किताब है, और एक नॉर्वे पे किताब है, खुशहाली का पंचनामा। लेकिन जो नॉर्वे पे किताब है वो थोड़ी मोटी भी है, वो थोड़ी गहराई से उतर के भी है, उसकी काफ़ी तारीफ़ भी हुई है, क्योंकि वहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ मैं घूमने नहीं गया हूँ। मैंने उस संस्कृति को, और अब मैं राजनीति में भी आ गया हूँ, तो मैं उस संस्कृति को अब एक तरह से घुल मिल कर समझ रहा हूँ। तो इस कारण से वो जो मेरा अनुभव होगा वो ज़्यादा पक्का होगा। जबकि नीदरलैंड और आइसलैंड मैं कुछ दिन घूमने गया और उस चीज़ को दर्ज किया, हाँ मुझे कुछ नई चीज़ें दिखाई दी, लेकिन वो एक तरह से सतही, एक टिप ऑफ आइसबर्ग या एक सतही चीज़ ही दिखाई देती है 3-4 दिनों में। अभी कुछ दिन मैं नेपाल गया, उस पर भी मैं लिखने लग गया, लेकिन ज़रूर है कि नेपाल को समझने के लिए मुझे कम से कम 20-25 साल नेपाल में रहना होगा, तब मैं वहाँ के माओवाद को समझूंगा, वहाँ के राजनीति को समझूंगा, वहाँ के राजशाही को समझूंगा। वही चीज़, तो वो प्रवास और यात्रा में ये अंतर तो रहेगा ही कि आप जब तक किसी जगह पर लंबे समय तक नहीं रहते, तब तक आपका यात्रा संस्मरण जो है वो एक सतही आकलन है, एक दिखावी आकलन है। अभी जैसे आपने खुशहाली का पंचनामा की बात की, और पिछले दिनों ये किताब काफ़ी चर्चा में भी रही, और मेरे ख्याल से वह किताब नॉर्वे के बारे में बहुत कुछ कहती है, जैसे नाम से भी एकदम से स्पष्ट हो रहा है कि खुशहाली का पंचनामा। तो उस किताब में क्या है और वो किस तरह से मतलब आप नॉर्वे को देख पा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। जी, हर साल दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची निकलती है और जिसमें नॉर्वे का नाम ऊपर रहता है। और लोग, जब मेरे माता पिता भी जब नॉर्वे आए
तो उन्होंने कहा यहाँ तो सबके चेहरे उतरे हुए लगते हैं, यहाँ तो कोई हंसता हुआ दिखता नहीं, इसको खुशहाल देश क्यों बोलते हैं। तो हम लोगों का इससे ज़्यादा आप देखेंगे भारत में लोग खुश रहते हैं, गांव में आप जाएंगे सब खुश रहते हैं, लेकिन नॉर्वे में आप सबके चेहरे देखेंगे बिल्कुल चेहरा एक्सप्रेशनलेस होता है वहाँ पे, चाहे खुश हैं तो भी नहीं खुशी दिखाते हैं। ऐसा क्यों? तो हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ कि खुशहाली एक बहुत ही एक कठिन कंसेप्ट है, और जिसमें जब उस चीज़ को आंका जाता है तो उसके आपके चेहरे की खुशी से नहीं आंका जाता है। देखा जाता है कि देश में लोगों की आय कितनी है, शिक्षा कितनी है, और लोगों के पास फैसिलिटी कितनी है। जो वो चेहरे पे हंसी है वो सच में उसकी हंसी, जैसे भारत में हंसी दिखेगी लेकिन घर में शायद रात के भोजन का इंतज़ाम ना हो, तो ये भी ज़रूरी है। वो एक तरह का हैप्पीनेस का एक पैरामीटर। तो मैंने वो जो पंचनामा लिखी है, यानी खुशहाली को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ मैं, और उस किताब में मैंने ये भी लिखा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आत्महत्या वाले देशों में नॉर्वे है, सबसे ज़्यादा आत्महत्या भी वहीं होती है। तो वो क्यों होती है, इसमें मैंने लिखा है, एक उदाहरण दिया है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा आत्महत्या होती है, एक राज्य है ओक्लाहोमा, और सबसे कम आत्महत्या होती है न्यूयॉर्क में। अमेरिका में सबसे कम क्राइम रेट होते हैं ओक्लाहोमा में, और सबसे ज़्यादा क्राइम रेट होता है न्यूयॉर्क में। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता है, बहुत बड़ा विरोधाभास है। जी, विरोधाभास होता है, तो जहाँ पे नहीं होता है कन्फ्लिक्ट वहाँ पर लोग ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता है वहाँ उनको कन्फ्लिक्ट से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो भारत में कोई तब तक आत्महत्या नहीं करेगा जब तक कि उसकी स्थिति बिल्कुल ही गई गुजरी नहीं हो जाएगी, क्योंकि हमेशा अगर उसके पास आज दिन का खाने का इंतज़ाम नहीं है तो शायद उसके बगल में कोई बैठ जाए जिसको 4 दिन से खाना नहीं मिला है, तो वो उससे तो बेहतर स्थिति में है। उसके लिए आत्महत्या करने के लिए वो स्थिति लानी पड़ेगी जब उससे भी गई गुजरी में आ जाए। जबकि जहाँ सबको ही खुशहाल है वहाँ शायद इतना ही काफ़ी हो कि अरे उसके पास एक मर्सिडीज़ आ गई, मेरे पास अभी भी मारुति पड़ी हुई है, क्योंकि तो वहाँ पर जो है पैरामीटर उस हिसाब से कि डिप्रेशन बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे आया था। हम लोग को यहाँ पे डिप्रेशन गर्मी की वजह से या किसी ट्रैफिक की वजह से या प्रदूषण की वजह से नहीं आया, क्योंकि ये तो है ही, ये तो यहाँ की संस्कृति में है। तो मैं यही कह रहा था कि जो हैप्पीनेस है वो कहा जाता है कि चॉइस है, मतलब खुशी को आप चुनते हैं। तो जिनको खुश रहना वो कोई ना कोई वजह तो ढूंढ ही लेते हैं। और नॉर्वे हुआ, चाहे भूटान के बारे में भी कई बार मैंने ऐसा पढ़ा है कि दुनिया में का सबसे खुशहाल देश है, सबसे जो हैप्पीनेस रेटिंग में सबसे ऊपर रहता है। लेकिन ये तो चीज़ें मतलब देखने में आती ही हैं कि जब जिस चीज़ का एक मतलब ब्राइट जो वो होता है उसका एक डार्क साइड भी होता है, तो वो हर जगह चलती रहती हैं। तो नॉर्वे के बारे में भी एक मतलब जो है खुशहाली का पंचनामा में आपने कुछ अच्छा ही बेहतर चीज़ों लोगों को पढ़ने को मिलेंगी। और आगे जैसे खुशहाली का पंचनामा अभी आपकी सबसे लेटेस्ट किताब रही है, और अभी आगामी योजनाओं में आपने कुछ किताबों का जिक्र किया, जैसे एक यहूदियों पर भी आप कोई किताब लिख रहे हैं, और उसमें क्या है वो किस तरह से मतलब साहित्यिक, चाहे जो भारत के सामाजिक ढांचे के बारे में क्या? जी, द्रविड़, हाँ, द्रविड़ जो किताब है उसमें तमिलनाडु, मैं नवोदय विद्यालय से हूँ और आप भी नवोदय विद्यालय से हैं। पूरे भारत में हर राज्य में नवोदय विद्यालय है, और तमिलनाडु में नहीं है। तमिलनाडु में नहीं है। उसका कारण था कि हम लोगों ने, मैंने तेलुगु भाषा सीखी है नवोदय विद्यालय में मेरे समय में, बाद में वो बंद हो गया, लेकिन मेरे समय में तीसरी भाषा होती थी तेलुगु। हाँ, हमारे यहाँ उर्दू थी। हाँ, तो मैंने तेलुगु लिखना पढ़ना सीखा, आपने उर्दू लिखना पढ़ना सीखा होगा। ये त्रिभाषा पद्धति थी जिसका कि तमिलनाडु ने उस समय में विरोध किया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम पे हिंदी नहीं थोपा जाए। और ये चीज़, इस चीज़ के पीछे एक लंबा इतिहास है, क्योंकि आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि शुरू में ऐसा नहीं था। गांधी जी जब भारत आए थे तो उन्होंने एक हिंदी प्रचारणी सभा का उनको अध्यक्ष बनाया गया, नागरिक प्रचारणी सभा का, और उन्होंने ये एक तरह से, वो खुद गुजराती थे, उनको तो हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं थी,
लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब देवनागरी में लिखा करूँगा चिट्ठियाँ, क्योंकि पहले उन्होंने जितना भी लिखा है गुजराती में लिखते थे, बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया, कोशिश करनी शुरू की। उनकी हिंदी में थोड़ा सा गुजराती का पुट भी था, और उन्होंने अपने बेटे को चेन्नई में बिठा दिया, मद्रास में बिठा दिया कि आप यहाँ पर हिंदी का प्रचार करिए, और वहाँ पर हिंदी प्रचारणी सभा बनी और काफ़ी अच्छा चल रहा था। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊँगा, अभी खुशहाली का पंचनामा का बात की आपने, तो मद्रास के जो हिंदी प्रचारणी सभा है वहाँ पे अभी भी मास्टर्स पीएचडी होती है हिंदी में, और वहाँ की एक महिला, तमिल महिला जो है, उन्होंने प्रवासी साहित्य पर एक कार्य किया। उसमें उन्होंने मेरे खुशहाली का पंचनामा को लेकर उन्होंने अपना थीसिस बनाया, और तो वो तमिल महिला थी। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत क्लिष्ट हिंदी, चूँकि मुझे दिक्कत होती है, इसलिए मैंने आपको चुना क्योंकि आपकी हिंदी थोड़ी सी सरल है, और मैं प्रवासी सोच रही थी, तो प्रवासी में भी कई तरह के लेखन होते हैं, आपकी किताब देख के मुझे लगा कि हाँ, ये मेरे लिए ठीक है। तो ये उसका प्रभाव है कि उस समय जो हिंदी प्रचारणी सभा बनी थी, आज जब इतना एंटी हिंदी माहौल है, तब भी वहाँ पे काम हो रहा है, हिंदी पर काम हो रहा है, हिंदी में लिखा। उनकी तस्वीर भी मुझे भेजी उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। तो ये काफ़ी मेरे ख्याल से अगर इस तरह से चलता रहता, मेरी किताब में वही दिखाया है कि क्यों आखिर क्यों हो गया, जब सब अच्छा चल रहा था, जब हिंदी के लिए एक अच्छा माहौल बनने लगा था, तब क्यों आखिर लोगों ने वहाँ हिंदी विरोध में जलाना शुरू कर दिया, और क्या किया। आज कर्नाटका में हो रहा है, हाल में रील चल रहा था कि किन्हीं को बोला गया कि कन्नड़ा बोलने के लिए दिया जाए। और मैं चूँकि दक्षिण भारत में चिकित्सक की तरह रहा हूँ, तो मैंने बोला, मेरे स्कूल में मुझे तेलुगु सिखाया गया। तेलुगु और कन्नड़ की लिपि एक जैसी है, तो मुझे कन्नड़ भी बहुत जल्दी आ गई। मैं मरीजों से कन्नड़ में बोलने लग गया, क्लिनिक चलाता था, मेरा कन्नड़ में था। तो अभी एक रेजिस्टेंस जो, नहीं मैं कन्नड़ नहीं सीखूंगा, मैं बेंगलोर में रहूंगा 10 साल, लेकिन मैं कन्नड़ का एक शब्द नहीं सीखूंगा। और यही कन्नड़ वाले लोग कहेंगे कि मैं हिंदी नहीं सीखूंगा, चाहे कितना भी हो जाए, मैं हिंदी नहीं सीखूंगा। ये इस चीज़ के पीछे के पूरे इतिहास को मैंने दर्ज किया है, और मैंने बात भी की है तमिल लोगों से कि आप लोग क्यों नहीं सीखना चाहते हैं हिंदी, आप लोगों की क्या क्या। तो उस साक्षात्कार को भी मैंने किताब में दर्ज किया है कि आप कहाँ कहाँ अटके हैं, क्या तमिल भाषा में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हिंदी में नहीं है। और इसके साथ मैंने मेरी जो किताब है उसका नाम है, या किताब जो आएगी उसका नाम है द्रविड़ नस्ल भाषा जाति राजनीति। तो उसमें मैंने एक तो नस्ल यानी द्रविड़ स्वयं को आर्यों से अलग मानते हैं, कहते हैं कि हम उत्तर भारतीयों से अलग रेस के हैं। दूसरा भाषा, वो कहते हैं कि हमारी भाषा तमिल थी जो संस्कृत से भी पुरानी भाषा थी, और वो हिंदी उसके सामने में कहीं नहीं टिकती है, हिंदी काफ़ी नई भाषा है। जाति वो कहते हैं कि जहाँ उत्तर भारत जातिवाद से जूझ रहा है, हम लोगों ने जातिवाद को बहुत पहले ख़त्म कर दिया, हमने सबसे पहले आरक्षण लाया। हमारे यहाँ किसी का भी उपनाम नहीं होता है, जैसे कोई भी है तो उनका उपनाम, जाति वाला उपनाम खत्म हो चुका है। तो पूरे तमिलनाडु में है कि किसी का भी जाति का उपनाम, जैसे अय्यर अयंगर ये सब जो होते हैं वो आपको बाहर मिलते हैं, तमिलनाडु में आपको एक भी नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने हटा दिया है। जैसे एन राम हिंदू के हैं, वो ब्राह्मण हैं, कमल हासन वो भी ब्राह्मण है, लेकिन इनके में वो सरनेम जो है अय्यर अयंगर ये सब नहीं है, क्योंकि उन्होंने ख़त्म कर दिया बहुत पहले ही, उपनाम को ख़त्म कर दिया। तो वो पेरियार ने कैसे किया और जाति, लेकिन ऐसा नहीं है कि जातिवाद खत्म हो। मेरे किताब में वहाँ लिखा है कि वहाँ पे जैसे ही आपका 70% आरक्षण है, इसका मतलब कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स तो वहाँ है ही। तो इसलिए सिर्फ उपनाम हटा देने से जातिवाद नहीं खत्म होता है, और वहाँ भी है। तो उस चीज़ को मैंने दर्ज किया है। और चौथी चीज़ है राजनीति। वहाँ पर कांग्रेस चाहे भाजपा दोनों ही कभी भी आ नहीं पाई बहुत लंबे समय से। वहाँ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ही रही, और अभी भी रहेगी। अभी भी कितना भी हो जाए शायद ही कोई और पार्टी आ पाएगी। तो ये इन चारों चीज़ों को मैंने उस किताब में मैं लिख रहा हूँ, वो राजकमल प्रकाशन से छप कर आ रही है। मुझे लगता है जैसे भाषा कोई भी हो, मुझे लगता है कि भाषा तो एक संप्रेषण का माध्यम है कि हम कोई भी जानकारी जो हिंदी में नहीं है कई बार इंग्लिश से लेते हैं, जो इंग्लिश में नहीं है वो बाकी जगहों से लेते हैं। अभी जो गूगल ने कितना काम कर रहा है, जैसे जो स्थानीय भाषाओं पर
जो लोकलाइजेशन का उनका प्रोग्राम है उस पे काम कर रहा है। तो भाषा की जो लड़ाई है मुझे भी यही लगता है कि ज़्यादातर पॉलिटिकल है और कुछ हद तक मतलब सोशल भी है, और ये लड़ाइयाँ तो मतलब चलती रहेंगी। लेकिन इसी के मध्य में मतलब जो लिखा जा रहा है, अब जैसे जो चीज़ अभी बानू मुश्ताक को अभी जैसे बुकर अवार्ड मिला, तो उन्होंने तो कन्नड़ में लिखा था, लेकिन उसका ट्रांसलेशन हुआ और इंग्लिश में किताब छपी और उसको बुकर मिला। तो एक जगह पे जाके भाषाएं तो डिजॉल्व हो जाती हैं ना। जी बिल्कुल। और आप देखेंगे इससे पहले गीतांजलि श्री को बुकर प्राइज़ मिला। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, 2016 में मैंने क्यों लिखना शुरू किया और क्यों हिंदी में लिखना शुरू किया, इसके लिए मैं बताता हूँ। क्योंकि उससे पहले मेरे अंदर भी वही था कि हिंदी लिख के क्या या पढ़ के क्या होगा, अंग्रेज़ी पढ़ो। तो उससे पहले मेरा एक ब्लॉग था जो अंग्रेज़ी ब्लॉग था और मैं अंग्रेज़ी में लिखा करता था। तो जब 2016 में मैं जब नॉर्वे गया हूँ, जहाँ की जनसंख्या है 50 लाख, और जहाँ पर डॉक्टर बनने के लिए मुझे नॉर्वेजियन भाषा सीखनी पड़ी। पहले जब मैं नॉर्वेजियन भाषा सीख गया तब मुझे लाइसेंस मिला नॉर्वे का, और तभी मैं जा पाया। 50 लाख जनसंख्या, समझ लीजिए आप नोएडा की जनसंख्या से भी कम जनसंख्या होगी शायद, वो पूरे देश की जनसंख्या है। और वहाँ की भाषा को उन्होंने ऐसा जोर दे रखा है कि वो आपको वही भाषा ही है, स्कूल में हर जगह मेरे बच्चे सब लोग, हम लोग नॉर्वेजियन ही बोलते हैं, नॉर्वेजियन लिखता ही हूँ मैं। तो मुझे उन्होंने, मेरे बॉस ने कहा कि अरे तुम अंग्रेजी में क्यों लिखते हो, तुम्हारी अपनी भाषा नहीं है क्या? फिर मैंने कहा है तो सही, मतलब मेरी भाषा जो है वो मातृभाषा तो मैथिली है, लेकिन हिंदी में बोला उसमें लिखो, क्या दिक्कत है? मैंने बोला उसमें कोई पढ़ता नहीं है। बोला उससे क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ हम 50 लाख हैं तब भी हम लोग नॉर्वेजियन प्रयोग करते हैं और नॉर्वेजियन किताबें पढ़ते हैं, नॉर्वेजियन अखबार पढ़ते हैं, तुम्हारे हिंदी में क्या इससे भी कम है क्या? मैंने कहा नहीं, 50 लाख तो हमारे यहाँ पटना में भी उससे ज़्यादा लोग। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर क्यों नहीं लिखते हो, इतने सारे ऑडियंस इससे भी कम तो नहीं होंगे, नॉर्वे से कम क्या होंगे? और ये शायद यूरोप के किसी भी देश के लिए लागू है कि वहाँ की मतलब इटली में मेरे दोस्त हैं एक जो एम्स्टर्डम में रहते हैं, वो इटली में कहीं ट्रेन से जा रहे थे, तो उनके बच्चों के साथ वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे जैसे आजकल सब बच्चों से करते हैं। तो उनके पास एक आदमी आया इटालियन, और उसने कहा शेम ऑन यू। अब वो समझे नहीं कि क्या शेम ऑन यू, कि शायद वो कोई रेसिस्ट होगा या इसलिए कह गया होगा। फिर वो लड़ने गया उसके पास कि क्यों भाई, मुझे क्यों शेम ऑन यू कह के गए हो तुम? तो उसने कहा तुम अपने बच्चे से इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हो, तुम्हारी अपनी भाषा नहीं है क्या? तो फिर वो बेचारा कहा कि नहीं, हाँ करनी तो चाहिए। तो उस दिन से उसने कहा कि उसने अपने बच्चे से हिंदी, अब उसका बच्चा बहुत अच्छा हिंदी बोलने लग गया। तो ऐसे ऐसे कुछ झटके हमें ऐसी जगहों पर जाके मिलते हैं जहाँ पर अपने मातृभाषा को लेके वो लोग सजग रहते हैं। और इसमें मैं कन्नड़ या तमिल जो भी लोग हैं उनको मैं कहूँगा कि आप अपनी भाषा में लिखिए, अच्छा है। और तभी बुकर मिल भी पा रहा है क्योंकि वो अपनी भाषा में बहुत अच्छा अभिव्यक्त करता है। हाँ, मतलब अभिव्यक्ति का यही है कि मैं जैसे अब हम लोग ही पढ़ते हैं, जैसे आप भी जब नवोदय में हम लोग पढ़ते थे, 8वीं के बाद सारा कुछ इंग्लिश हो जाता था, तो जाहिर सी बात है इंग्लिश में हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन जिस मतलब सहजता के साथ हिंदी में अभिव्यक्ति हो पाती है, उतनी सहजता से इंग्लिश में नहीं हो पाती है। उर्दू मैंने पढ़ी, उर्दू में भी नहीं हो पाती है। आपने तमिल पढ़ी तब भी नहीं हो पाएगी। तो एक माध्यम यही होता है कि जिसमें हम जो हमारी अपनी भाषा होती है उसमें हम ज़्यादा कंफर्ट होते हैं, उसमें संप्रेषित करने के लिए, लिखने के लिए और बोलने के लिए। तो इतनी सारी बातें करने के बाद हमें समझ में आया कि परवीन भाई से कुछ बातें किताबों की कर लेनी चाहिए, और उनकी अपनी लिखी किताबों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो इन्होंने पढ़ी, इन्होंने सीखी। इस दिशा में हम जानना चाहेंगे कि परवीन भाई आपकी मतलब आपके लेखन में, चाहे आपकी ग्रोथ में, वो कौन सी किताबें रहीं आज तक, शुरू से लेकर आज तक, जो सहायक बनी? जी, मुझे जब मैं स्कूल में था तो मैं कविता पाठ करता था, और उस समय मुझे कविताओं में भी रुचि होती थी, क्योंकि कविताएं पढ़ने में, उसका पाठ करने में मंच पे जाके, और ये भी लगता था कि लड़कियां होती थी उनको भी इम्प्रेस करना है, तो अगर कविता पाठ करेंगे कुछ तो उससे शायद। तो उस समय मुझे ओजस्वी कविताओं का, दिनकर की कविताओं का, कि एक कविता थी, मस्त योगी हैं कि हम सुख देख कर सबका सुखी हैं, कुछ अजब मन है कि दुख देख कर सबका दुखी हैं, तुम हमारी चोटियों के बर्फ़ को यूँ मत कुरेदो,
धधकता लावा हृदय में है कि हम ज्वालामुखी हैं। इस तरह से कविताएं हम लोग पढ़ते थे। नागार्जुन की कविताएं बहुत पसंद थी, और नागार्जुन का असली नाम है वैद्यनाथ मिश्र यात्री, वो दरभंगा के ही थे। मैथिली में भी उनकी कई सारे हैं, तो वो हमारे समझ लीजिए कि लोकल बाबा कवि भी थे, तो उनकी कविताएं बहुत पसंद थी उस समय। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री वो हमारे पास थी, और उसको पढ़ते पढ़ते हमने, जैसे अभी लोग चेतन भगत से अंग्रेजी सीख रहे हैं, नेहरू जी की अंग्रेजी भी बहुत साधारण थी, तो हम लोगों को वो भले ही मोटी किताब थी लेकिन उसमें भारत के बारे में और भारत एक खोज, उस समय श्याम बेनेगल का दूरदर्शन पर भी आता था, तो साथ में उसको पढ़ते रहते थे, वो काफ़ी उसका प्रभाव पड़ता था। शिवानी की कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती थी, अभी भी अच्छी लगती है। और मैंने एक, मेरी पहली किताब आई थी चमन लाल की डायरी, अब उसका नाम हो गया है उल्टी गंगा। एक ही किताब है जिसमें मैंने कहानियाँ लिखी हैं। हाँ, चमन लाल की डायरी का। हाँ, उसको पढ़ के मेरी बहन ने कहा कि तुमको पढ़ के शिवानी का इफ़ेक्ट लगता है, तो वो शायद, वैसे वो कहानियाँ मेरी छोटी छोटी हैं और मुझे खुद ऐसा नहीं लगता है, लेकिन शायद बचपन में जो पढ़ा होगा तो भाषा या कुछ उस तरह से आ गया होगा, ऐसा हो सकता है। उनका बहुत प्रभाव पड़ा। उसके बाद दिनकर, चूँकि नॉन फिक्शन इंटरेस्ट बनने में, रामधारी सिंह दिनकर के संस्कृति के 4 अध्याय किताब जो थी उसको मैंने पढ़ा था, और वो पढ़ा ही नहीं था, उसको मैंने रखा था काफ़ी समय तक। उसके बाद वो जो चीज़ है वो तो छूट गई, पटना में रह गई, मेरे पटना के बाद आगे नहीं गई, लेकिन उसको काफ़ी पढ़ा था। गांधी का गांधी समग्र, गांधी का अभी तक चल रहा है मेरे साथ। गांधी के मैं अब अनुवाद करने लग गया हूँ, काफ़ी सारे अनुवाद किए भी हैं, क्योंकि अनुवाद तो मिल जाता है, लेकिन मैंने अंग्रेज़ी से उसको हिंदी में करता रहता हूँ। गांधी का ऐसा है कि गांधी खुद आज तक उनसे ज़्यादा भारत में, सच में, मुझे आप लिखाड़ कह रहे हैं, गांधी जी एक चलते फिरते फेसबुक ही थे। वो प्रतिदिन लिखते थे, सुबह लिखते थे, शाम को लिखते थे, वो लिखते ही रहते थे। और उनके जो समग्र है उनका आप पढ़ेंगे, और लंबी लंबी लिखते थे, जैसे आज हम लोग फेसबुक पोस्ट लिखते हैं कि कोई मुद्दा आया, गांधी जी हर मुद्दे पे लिखते थे, बहुत ज़्यादा लिखते थे। और सच में अगर आज फेसबुक होता तो गांधी जी बहुत ज़्यादा लिख रहे होते। तो उनका मैं, और गांधी जी का एक और था जो गांधी जी के क्रिटिक भी, आलोचक भी, आज जो गांधी को कहते हैं गांधी जी ने ये कह दिया था, गांधी जी ने पाकिस्तान दे दिया, या इस तरह की बातें जो चलती रहती है, तो वो उसको आप पढ़ेंगे तो गांधी जी जैसे एप्पल का मॉडल बदलता है, उसी तरह से गांधी का पिछले लेख और अगले लेख में जाएंगे तो वो मॉडल, वो अपनी बात को ही काट कर दूसरी बात कहते थे, और फिर कहते थे मैंने जो आखिरी बात कही वही वैलिड होगी, पीछे वाली बात खत्म हो चुकी। तो एक समय में उन्होंने, उनका बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि जब वो अफ्रीका में थे तो उन्होंने निग्रो लोगों को या काले लोगों को उन्होंने असभ्य कह दिया था, लेकिन बाद में उनको ये चीज़ ज्ञात हुआ कि नहीं, ये तो मैंने गलत कह दिया था। इसी तरह से जाति में उन्होंने वर्णाश्रम पद्धति को कभी सही कहा था, बाद में उन्होंने उस चीज़ को भी स्वीकारा। तो ये होता है, तो उनको आप पढ़ते हैं तो सच में आपको एक डेवलपमेंट, एक व्यक्ति का जैसे जैसे खुद आदमी खुद को जैसे सुधारता है, खुद अपनी गलतियां सुधारता रहता है, वो दिखता है। और वही चीज़ जब कोई आदमी कहता है गांधी ने इस समय ये किया था, ये देखो कितनी गलत बात कही थी, वो इसलिए क्योंकि उसने उसके बाद का शायद नहीं पढ़ा है, और उसके बाद भी वो परफेक्ट व्यक्ति नहीं बन पाते हैं, वो अंत तक जो प्रयोग उनके चल रहे होते हैं वो चल ही रहे होते हैं, वो चलते रहते हैं। तो हम भी जब धीरे धीरे जैसे किसी चीज़ को बढ़ते हैं, जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, तो चीज़ों के मायने बदलने लगते हैं जी। पहले कुछ और समझ में आता है, फिर हमें लगता है कि नहीं अब ये सही है। तो ये सही गलत ये तो चलता रहता है पूरे जीवन भर। तो जैसे आजकल लोग स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि देखो तुमने 4 साल पहले क्या कहा था, नेताओं पर कमेंट करते हैं, वो चीज़ गांधी के साथ भी होती है और बाकी लोगों के साथ भी होती है, लेकिन मैटर नहीं करता आपने 4 साल पहले, आज आप क्या कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आज जो आप कह रहे हैं वो 4 साल बाद फिर उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। बिल्कुल जी। तो बहुत सारी पढ़ने की बातें अभी हुई, बहुत सारी किताबों की बातें हो गई। एक और सवाल जो मेरे मन में है आपसे जानना चाहता हूँ, आप उसका बेहतर तरीके से उसे समझा पाएंगे कि लिखने के लिए, खासकर जो लोग लिखना चाहते हैं, नए लोग आ रहे हैं लेखन में,
कुछ पुराने भी हैं जो लिखना चाहते हैं। लिखने के लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है? जी, लिखने के लिए पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा पहले भी गया है, और हम अगर पूरे जीवन भी पढ़ते रहे तो भी उसका शायद 0.0001% भी नहीं पढ़ पाएंगे। और कई बार आपको लगेगा कि आपने कमाल की चीज़ लिख दी है, लेकिन वो बहुत पहले लिखा जा चुका होगा। तो ये भी होगा, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी। पढ़ना आपको, जैसे मैंने कहा, खेल आपको मॉडेस्ट बनाता है, वैसे ही पढ़ना भी आपको मॉडेस्ट बनाता है। जब मैं किसी लेखक को पढ़ता हूँ, अच्छे नॉन फिक्शन लेखक को, रामचंद्र गुहा को पढ़ता हूँ, या फिर या विक्रम संपत को पढ़ता हूँ, इस तरह के लोगों को पढ़ता हूँ, तो लगता है कि अरे मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा है इनके सामने में। ये आपको मॉडेस्टी देता है। नहीं, अगर मैंने इनको नहीं पढ़ा होता तब मुझे लगता है अरे मैंने कमाल की चीज़ लिख दी है, किसी दो लोगों ने तारीफ़ कर दी, मुझे लगता है कि तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी बिना पढ़े लिख नहीं सकता है या अच्छा लिख नहीं सकता है। जो आर्ट फॉर्म है, लेखन एक आर्ट फॉर्म की तरह भी है। उसमें कई चीज़ें नैसर्गिक होती है, कई चीज़ें लोगों की ऑब्जर्वेशन, भले ही वो किताब नहीं पढ़ते लेकिन वो देखते बहुत हैं। जैसे एक किसान से बड़ा मौसम वैज्ञानिक शायद एक मौसम विज्ञान में BA MA भी ना हो, क्योंकि किसान ने उसको अनुभव किया है। तो वही लेखन में भी है। आप यात्रा करते हैं, शायद आप मेरे तरह से, मैं हो सकता है कि मैं किसी नेपाल पे एक किताब पढ़ के कुछ लिख दूं, और आप नेपाल घूम के लिखेंगे बिना कोई किताब पढ़े। भले ही आपने नेपाल पर कुछ भी नहीं पढ़ा हो, लेकिन आपने चूंकि उसकी यात्रा की है, आपने उसको महसूस किया है, तो आप मेरे से बेहतर लिख पाएंगे। तो आपने जो पूछा प्रश्न कि पढ़ना कितना ज़रूरी है और नहीं ज़रूरी है, मेरे ख्याल से सिर्फ पढ़ने से भी कि पढ़ते चले जाओ और एक दिन अच्छे लेखक बन जाओगे, ये संभव नहीं है। यात्रा वृत्तांत में क्या होता है कि जितना ज़्यादा मौलिक रहेंगे ना, उतना ज़्यादा वो अच्छा मतलब यात्रा वृत्तांत बनेगा। तो जब चीज़ों को हम एज इट इज़ देखते हैं, चाहे हम ऋषिकेश में गए, हरिद्वार में गए, मनाली में गए, किसी भी जगह दुनिया के किसी भी कोने में गए, और जो हमने देखा और महसूस किया, अगर उतना भी लिख देते हैं तो एक बहुत ही अच्छा यात्रा वृत्तांत बन जाता है। और एक बात और जोड़ूंगा, मेरे साथ 10 दिन मानव कौल जो लेखक अभिनेता दोनों हैं, वो नॉर्वे आए थे, तो मेरे घर पे ही हमारे साथ रहे। और ये मेरा सौभाग्य है कि उनको उनके लिखने, क्योंकि वो वहाँ लिखने आए थे, उनको मैंने पहले एक चीज़ से मेरे सवाल बीच में आ रहा है कि मानव कौल भाई भी बहुत ज़्यादा लिखते हैं। उनकी मतलब अभी तो थोड़ा अभी विराम लगा है, नहीं तो हर 6-7 महीने पे उनकी एक किताब आ जाती रही है। तो आपकी भी ऐसे ही है, इतनी सारी किताबें आ रही हैं, तो इस बारे में आप लोगों की बात नहीं हुई? जी, मैं वही कह रहा हूँ। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जो लोग कहते हैं कि अरे ये तो 10 किताबें लिखता है, या मानव कौल का मैं आपको रूटीन बताता हूँ। वो नॉर्वे आए थे, भारत से इतनी दूर आए थे, इतना खर्च करके आए होंगे। उनको मैंने कई जगहों के बारे में बताया कि यहाँ यहाँ आप घूम लीजिए। उन्होंने कहा कहीं नहीं घूमना, मुझे लिखना है। मैंने कहा लिखने के लिए आप नॉर्वे आ गए? बोला हाँ, मुझे यहाँ शांति चाहिए, तो मुझे एक कमरा दे दो, जहाँ टेबल दे दो, कुर्सी दे दो, मैं लिखूँगा। मुझे लगा ऐसे ही मजाक कर रहे होंगे, 1-2 घंटा लिखेंगे और क्या वो मैं ऑफिस चला जाता था, 7 बजे चले जाते थे कॉफ़ी लेके अंदर। उसके बाद मैं 1:30-2 बजे आता था खाने के लिए, लंच के लिए। मानव अंदर ही हैं, वो निकले ही नहीं। मैं पूछा क्या मतलब, अब उस समय मैं कहता था कि चलिए साथ लंच करते हैं, तो वो पिछले 6-7 घंटे से कह रहे थे लगातार लिख रहा हूँ, मुझे 10 दिन के अंदर एक किताब पूरी करनी है, फिर मेरा शूटिंग शुरू हो जाएगा जाने के बाद। तो इससे पहले तो उन्होंने 10 दिन लगातार 6-6, 7-7 घंटे लिखा है। और उनके लिखने, आपने यात्रा की बात की कि यात्रा में बहुत ज़्यादा मौलिकता होनी चाहिए, वही चीज़ वो भी कहते थे। कई बार मैं क्या करता हूँ कि पढ़ लेता हूँ, कि इटली जैसे गया तो इटली के विषय में पढ़ लिया, और फिर मैं लिखने बैठता हूँ। फिर वो कहते हैं कि फिर मैं उस चीज़ों को काटता हूँ, जैसे मैंने मुसोलिनी के बारे में लिख दिया ना, तो उसको काट देता हूँ कि अरे मैं यहाँ ज्ञान बांटने थोड़ी बैठा हूँ, मैंने तो जो मैंने अनुभव किया वो लिखने बैठा हूँ। तो वो उस नॉलेज पार्ट को वो एलिमिनेट करने कहते हैं हमेशा, कि यात्रा में तुम जो है। और उनकी किताबें जो भी जिन लोगों ने पढ़ी होगी, कई लोग कहते हैं कि निर्मल वर्मा का छाप है या जो भी है,
लेकिन जिन्होंने पढ़ी होगी उसमें शायद बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिले कि भाई कहाँ से ट्रेन पकड़नी है या कहाँ घूमना है, ये इस तरह की चीज़ें नहीं मिली। बहुत ही वैचारिक लिखते हैं, कहानियों से ज़्यादा विचार मानव कौल में है। और हमने तो उनको देखा है जब वो उनके पास अगर कोई थिएटर कर रहे हैं और बीच में अगर आधे घंटे का भी समय है तो कोई किताब लेके बैठ जाते हैं। और जब वो थिएटर करते थे और खाली समय होता था तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, आपको पता है, वो पेंट करते थे। और जब दिल्ली से उन्होंने मुंबई शिफ्ट किया तो उनके पास करीब 20-22 पेंटिंग थी जो दिल्ली में छोड़ कर गए थे। और वो तो इस तरह से उनका व्यक्तित्व रहा है, जिस काम को करते हैं वो काफ़ी अच्छे से। हाँ, इसमें मैं एक और जोड़ूंगा, आपने पेंटिंग की बात की। मैंने उनको पूछा कि नॉर्वे में आप क्या घूमना चाहते हैं, जो मैंने बताया। उन्होंने कहा कि मैं, प्रवीण तुम, एडवर्ड मंच बहुत अच्छे पेंटर हैं, बहुत बड़े पेंटर, नॉर्वे के सबसे बड़े पेंटर। एडवर्ड मंच कहाँ पैदा हुए, कहाँ पेंटिंग करते थे, कहाँ रहते थे, ये चीज़ें कहीं घुमा सकते हो? मैंने कहा मुझे पता नहीं कहाँ पैदा हुए, अब तो देखना पड़ेगा। और वहाँ जाएंगे भी तो क्या होगा, वहाँ पैदा हुए होंगे, कोई घर होगा, ऐसे ही होगा, कोई म्यूज़ियम बना दिया। बोले नहीं, इस बार करते क्या है, तुम शाम को जब ऑफिस से आते हो तो हम लोग एडवर्ड मंच जहाँ जहाँ जो करते थे वो ही करेंगे, बस वही, कहाँ जाते थे, कहाँ रहते थे, वो तुम गूगल कर लो या जैसे ढूंढ लो। एक किताब भी मैं ले आया था उस टाइम। और हमने 7 दिन 7-8 दिन जितने दिन उनके साथ था, हम लोग वही कर रहे थे। एडवर्ड मंच कहाँ मरे, एडवर्ड मंच ने स्क्रीम कहाँ पेंटिंग बनाई, उस जगह पे हमने गए और देखे। उस एग्जैक्टली वो पेंटिंग में जैसी है वैसी ही जगह वहाँ मौजूद है, ये मुझे भी नहीं पता थी। तो उन्होंने कहा बस यही करते हैं, बस ये पेंटिंग। फिर उनकी पेंटिंग के कलेक्शन भी देखने गए, वहाँ पे काफ़ी देर समय बिताया। बोला कि मैं इस तरह से कहीं भी जाता हूँ तो एक, जैसे विंसेंट वान गॉग हो गए, बस उन्हीं पर भी मैं 10 दिन बिता देता हूँ। ये नहीं कि मैं आज कोई पॉइंट देखने जाऊँगा, कोई किला देखने जाऊँगा। बोला बस एक आदमी पकड़ लेता हूँ, उसके ही जीवन को मैं घूम लेता हूँ। तो ये कलाकार का एक दृष्टि होता है इस तरह से। हाँ, जैसे आप भी, जैसे अभी आप जैसे नॉन फिक्शन लिखते हैं, और मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने आगे एक कहानी की किताब भी आपने लिखी भी, हालांकि आगे आप कुछ फिक्शन में लिखें तो ज़्यादा बेहतर चीज़ें लोगों के सामने आएंगी। और मेरा भी यही मानना है कि जब हम लोग किसी जगह पे जाते हैं ना, मान लीजिए मनाली जा रहे हैं, चाहे हम हरसिल में चले गए, चाहे हम कसौल में चले गए, कहीं भी चले जाते हैं ना, तो हमें पूरा हरसिल नहीं देखना होता है। हम सबका मतलब अपने अपने हिस्से का एक सच होता है जिसे ढूंढना होता है। और हो सकता है मैं, मतलब कई बार ऐसा हुआ, मैं हरसिल जाके मतलब 7-7 दिन सोया रहा हूँ, जबकि और एक जगह मैं गया हल्द्वानी में, और एक दोस्त के यहाँ मैं रुका, तो उसने बारिश हो रही थी और मैं कहीं नहीं जाता था, खाना खाता था, सोता था, किताबें पढ़ता था, सो जाता था। तो तीसरे दिन उसने मुझसे पूछा कि तुम संजय सेफर्ड हो ना तो क्योंकि वो सोशल मीडिया से जुड़ा मेरा दोस्त था और फेसबुक पे हम मिले थे, तो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान मतलब इतना घूमता है, ये 3-4 दिन कैसे सोया रह सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो लेखक है वो हमेशा लिखता रहता है, जो ट्रैवलर है वो हमेशा घूमता ही रहता है। इसके इतर भी बहुत सारा जीवन का अलग अलग हिस्सा होता है, जिसमें घूमने के साथ साथ उसमें ऑब्जर्वेशन भी शामिल है, उसमें रिलैक्सेशन भी शामिल है, उसमें किताबें भी शामिल हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम रुकते हैं, ठहरते हैं। तो परवीन भाई से बात करके मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर परवीन भाई के जीवन के साथ साथ हम लिखने पढ़ने की प्रक्रिया को भी बहुत ही अच्छे ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में एक और चीज़ जो है कि जानना चाहते हैं कि कुछ किताबें जो आगे पढ़ने वाले पाठक हैं, चाहे जो लिखने वाले पाठक हैं, हाल के दिनों में पढ़ी हों, अगर ख्याल में हो तो 2-4 किताबों का सजेशन परवीन भाई दीजिए, ताकि लोगों को एक मतलब पढ़ने लिखने के माध्यम से एक राइटिंग की दुनिया का पता चल पाए, चाहे वो खुद को एक्सप्लोर कर पाए। जी, अभी आज की तारीख में मैंने पढ़ना शुरू किया, अनिमेश मुखर्जी की किताब है ठाकुर बाड़ी। हाँ, जिसमें उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के
परिवार के लोगों की कहानियाँ लिखी है। ये मुझे आज ही मैंने पढ़ना शुरू किया, बहुत अच्छी रोचक कह सकते हैं मसालेदार किताब है, जिसमें काफ़ी मसालेदार घटनाएं हैं, बहुत ज़्यादा उसको कह सकते हैं कि एकेडमिक नहीं है, काफ़ी रोचक घटनाएं हैं, वो मुझे अच्छी लगी। वो इसलिए भी देखिए क्योंकि मैं खुद भी जो नॉन फिक्शन लिखता हूँ उसमें मैं खुद को इतिहासकार नहीं मान लेता हूँ, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो मैं उस तरह के चीज़ से बचना चाहता हूँ कि कोई मुझे इतिहास के बड़े मंच पे बुलाएंगे या मुझे एक इतिहासकार मानेंगे या मेरी किताबों पढ़ के लोग यूपीएससी निकालेंगे या इतिहास में कुछ करें। वो मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मैं एक जो साधारण जनता होती है जिसको कि इतिहास में कोई पीएचडी नहीं करनी है या जिसको कि वो भी जानना चाहता है इतिहास के बारे में, उसको भी इतिहास चीज़ें रोचक लगती है, उसको जूलियस सीजर पे कोई वेब सीरीज़ अच्छी लगती है, तो मैं उस तरह का ही लिखना, वही मेरी किताब भी है रोम पे, जूलियस सीजर वगैरह। तो यही चीज़ मैं निमेश मुखर्जी की किताब में मैंने देखा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कि कब पैदा हुए, टैगोर उसमें है भी नहीं, शायद टैगोर के जन्म की तिथि भी नहीं है, लेकिन उनके जीवन के कई चीज़ें हैं जो रोचक हैं, कुछ अच्छा है, कुछ इंटरेस्टिंग, जिससे कि वो एक तरह से एक नाटक या एक फिल्म या एक वेब सीरीज जैसा आनंद दे सके। हाँ, अलग अलग पहलुओं का। तो वो किताब मुझे अच्छी लगी। अनिल यादव की सारी किताबें पढ़ जाइए, मैं कहूँगा वह भी कोई देश है महाराज, यात्रा संस्मरण में एक कमाल का उदाहरण है। एक मैं लेखक से मैं परिचित नहीं था और मैंने उनकी एक किताब अभी मंगवाई है, उसको मैंने जस्ट पलटा है, और भाग्य से अभी मैं गाँव गया था तो वो वहाँ पे आम महोत्सव हुआ, वहाँ आए हुए थे। उनका नाम है विकास कुमार झा और उनकी किताब है मैक्लुस्की गंज। ये बात मुझे नहीं मालूम थी कि बिहार में या आपके झारखंड में कोई एक गांव है जहाँ अंग्रेज़ रहते हैं, आज से नहीं, अंग्रेज़ों के समय से, अभी भी। हाँ अभी भी वो अच्छा। अंग्रेज़ों के वंशज रहते हैं, एंग्लो इंडियंस, लेकिन वो गोरे गोरे बिल्कुल अंग्रेज ही, वो अंग्रेज़ों का गांव है, वहाँ सारे अंग्रेज़ों की ही खेत है, और तो वो दिखने में बिल्कुल गोरे गोरे लोग हैं। और तो उनकी जो समझिए आप झारखंड या बिहार के बीच में एक गांव है जहां एक आयरिश या अंग्रेज, जिनके ख़ानदान अंग्रेज हैं, जिनके जो उनके वंशज वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे धान उगा रहे हैं, गाय पाल रहे हैं और गांव की जैसा जीवन होता है वैसा जी रहे हैं। और उनको क्या दिक्कतें आती है जब वो देखते हैं आसपास की भूमिहार राजपूत के अपने लड़ाइयाँ चल रही है या ब्राह्मण है, उसके बीच में एक एंग्लो इंडियन का क्या होता है। तो एंग्लो इंडियन पे केरल में कई किताबें लिखी गई, अरुंधति रॉय की गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उसी पे है। अब्राहम वर्गीज एक लेखक हैं केरल के, वो भी लिखते रहते हैं। मुझे नहीं लग रहा था कि बिहार में भी कोई एंग्लो इंडियंस पे किताब आएगी, और वो मैंने देखा 600 पृष्ठ की किताब है, वो छोटा मोटा उपन्यास नहीं है, 600 पृष्ठ की। और मेरे ख्याल से मैंने, भले ही उनका नाम झा उपनाम मेरा ही है, मैंने उनका नाम ही नहीं सुना था, और वो राजकमल प्रकाशन से किताब आई हुई है। और इतनी मोटी किताब, इतनी अच्छी किताब, मैंने ऐसे ही पलटा तो लगा कि ये किताब कहीं चांद सरे आसमां, शमसुर रहमान फारूकी की, ये तो ऑल टाइम वो किताब पढ़ी जाए। और मैं कहूँगा कविताओं में वीरेन डंगवाल की कविताएं, अब वो नहीं रहे, वो ज़रूर पढ़ी जाए, क्योंकि जैसे मुझे नरेश सक्सेना की किताब या विनोद कुमार शुक्ल की भी कविताएं, विनोद कुमार शुक्ल की गद्य नहीं कह रहा हूँ, कविताएं इसी तरह से, गद्य भी अच्छी है लेकिन मैं कह रहा हूँ कविताओं में भी एक सरलता से कोई गूढ़ बात को आप कह देते हैं, वो इन लोगों में दिखने लगता है। कोई ज़्यादा लक्ष्यदारी नहीं है कि ऐसी कविता लिख दी जिसका मतलब भी नहीं समझ में आ रहा है, बल्कि बहुत ही साधारण चीज़ों से आप कविता कैसे गढ़ते हैं, वो इन लोगों में मुझे दिखता है। तो मेरे जैसे पाठक के लिए वो काफ़ी अच्छा रहता है। और नए लोगों को मैं नॉन फिक्शन में मैं कहूँगा, क्योंकि नॉन फिक्शन भी पढ़ते रहना चाहिए मुझे आप पढ़े ना पढ़े, लेकिन नॉन फिक्शन को ज़रूर पढ़ें। तो उसमें से पुष्यमित्र एक लेखक है, उनकी पतली किताबें होती हैं और ग्राउंड रिसर्च, ज़मीनी रिसर्च से वो किताबें बनाते हैं। कई बार वो पेशे से मेरे ख्याल से पत्रकार भी हैं और बिहार में ही रहते हैं, और बिहार वो भी नवोदय से ही हैं। वो भी नवोदय से जी। इसलिए नहीं प्रमोट कर रहा हूँ लेकिन मैं उन्हें एक लेखक के रूप में भी वो क्योंकि मन से लिखते हैं, और उनकी किताब, बाकी बड़े लेखकों में, बड़े या जो ज़्यादा मोटी किताबें लिखते हो
और प्रोजेक्ट बेस्ड लिखते हैं। उसमें अशोक कुमार पांडे की किताबें आती रहती है और मैंने भी उनकी किताबें जितनी भी है वो पढ़ता रहता हूँ, लेकिन वो एक अलग धारा हो गई। मैं ऐसे लेख को कर रहा हूँ जो मन से कुछ, जैसे सोपान जोशी मेरे बड़े फेवरेट, उनकी एक आम पे भी किताब है लेकिन वो अंग्रेजी में है, जल थल मल उनकी हाँ जल थल मल उनकी हिंदी में है, बहुत अच्छी किताब है। और उनकी आम पर किताब हिंदी में आ रही है, अंग्रेजी में आ चुकी है, मैंने पढ़ लिया, मैंगीफेरा इंडिका ही नाम है। उसमें उन्होंने पूरे भारत घूम घूम कर आम खाए हैं, पूरे भारत, कश्मीर से शुरू किया और कन्याकुमारी तक गए और हर जगह के आम उन्होंने, और वो खुद हैं बीच के, मालवा के हैं, वो इंदौर के हैं, और उन्होंने बिहार, मेरे गांव गए, वहाँ पर भी सारे आम खाए और अभी भी वो पटना में आम खा रहे हैं, अभी मैंने देखा गांधी। तो वो आम पर जिसने समझ, इस तरह के लेखक होते हैं जो ऐसे नहीं कि आम पर कहीं पढ़ के लिख दिया, उन्होंने गए, वो बोला मैं उनसे मिला भी फिर बाद में कि आपने कैसे किया ये, क्योंकि आपके यहाँ तो आम का उतना कल्चर है भी नहीं जैसा मुझे पता है। उन्होंने कहा नहीं बस मैं उनके पास एक बुलेट है, बोला बस मैं बुलेट से निकलता हूँ और एक एक करके आम के बगीचों में जाता हूँ और कहता हूँ कि आम खिलाओ, तो वो कहते हैं कि हम तो गुजरात के आम। और वो किताब आप पढ़ेंगे, सच में रसदार किताब जो होती है ना, कि इस आम में, और उससे जो कहानियाँ निकल के आई हैं कि अंबानी के जो धीरू भाई अंबानी के जो बागान है आम का, उसमें कौन कौन से आम हैं वो सारे वो देख के आए हैं। और इस तरह से तो कई सारी कहानियाँ वहाँ से निकल के आती, किस तरह से माओ त्से तुंग के पास जब चीन में आम भेजा गया तो क्या हुआ, तो उसकी कहानियाँ भी आ गई। तो मुझे इस तरह के लेखक अच्छे लगते हैं जो ग्राउंडेड, हाँ बड़े ही ग्राउंडेड और घूम फिर कर किताबें लिखते हैं। मैं आपको भी हम पढ़ते रहते हैं और मुझे आपकी सबसे अच्छी बात यही लगती है कि आप किसी मतलब सिनेरियो में बंधे नहीं हुए हैं, चाहे किसी एक दायरे में बंध के काम नहीं करते हैं। आप जिस पे आपको लिखना है उस पे रिसर्च करते हैं, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, लिखते हैं। और इसी वजह से मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी थी और मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की कि आप बहुत कम समय के लिए इंडिया आए और उससे कम समय के लिए आप दिल्ली में हैं, नोएडा में हैं, और मैं आपसे इतनी सारी बातें कर पाया। अभी परवीन भाई से हमारी जो बात हुई, इनके नवोदय विद्यालय के बारे में बात हुई, इंडिया के बारे में बात हुई, लेखन के बारे में बात हुई, नॉर्वे के बारे में बात हुई, साथ ही साथ बहुत सारी किताबें जिन्हें इन्होंने खुद लिखी है उसके बारे में बातें हुई। उम्मीद है कि बातचीत का ये जो पूरा सिलसिला है आप सभी को पसंद आया होगा और अगले मुलाकात के एपिसोड में ऐसे ही किसी नई शख्सियत के साथ हम रूबरू होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।